हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 2023 में जो आपका जेईई मेंस होने वाला है उसके लिए मैथ्स पेपर का कंप्लीट स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी में बेसिकली अपन 2-3 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप पिछले 2-3 साल के पेपर्स को देखो। 2-3 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं, टॉप 1000 जो स्टूडेंट्स हैं, 1000 जो बच्चे हैं, उनके मैथ्स के अगर मार्क्स का एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज आ रहा है बिलो 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 100 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आने वाले हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज नो डाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथ्स के अंदर थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करना रिलेटिवली टफ है। ऐसा इसलिए बिकॉज पेपर लेंदी होता है थोड़ा सा, और नो डाउट थोड़ा टफ भी होता है एवरेज स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना 50 to 55% मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। बिकॉज 50 to 55% मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने को कितने चाहिए? आउट ऑफ 100 अपने को सिर्फ और सिर्फ 50-55 मार्क्स चाहिए। 50-55 मार्क्स लाने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको सही करना है। 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 में से 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो अपन 1 by 1 स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं इस पेपर के लिए। अगर अपन स्ट्रेटेजी देखें तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, जो भी अपने पास में टाइम बचा हुआ है इस टाइम के अंदर आपको टेस्ट पेपर देने ही पड़ेंगे। टेस्ट पेपर आप रोज मत दो, लेकिन एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के 3 दिन में एक टेस्ट पेपर दे लो, या हो सके तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे लो। बहुत अच्छे फायदे हैं उस चीज के। ऐसा इसलिए तो जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम के अंदर जो पेपर आप देने वाले हो उस पेपर को अपना फाइनल एग्जाम मान लो। जब भी आप टेस्ट पेपर देने बैठो ये मान लो कि ये पेपर मेरा जेईई मेंस का पेपर है, ऐसा मान लो। और फिर अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। सिर्फ ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को पहले, दूसरे और तीसरे सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में रखना है। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। कोई केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करता है, उसके बाद फिजिक्स करता है, उसके बाद मैथ्स करता है। कोई पहले फिजिक्स करता है, फिर मैथ्स करता है, फिर केमिस्ट्री करता है। आइडियली पहले सबसे पहले केमिस्ट्री करना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको मैथ्स करना चाहिए, फिर फिजिक्स करना चाहिए। मैंने भी यही फॉलो किया था अपने जेईई के टाइम पे। पॉइंट इज कि ये स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। जो मेन एग्जाम आप देने वाले हैं उस टाइम से पहले आप जितने भी 8 से 10 पेपर देने वाले हैं उसमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखो। अब अपने पास चेंज करने का टाइम नहीं है। फिक्स कर लो, मेरे को पहले ये सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट चूज करना है। अपना जो मैथ्स का जो भी टाइम है उसको कंप्लीट 1 घंटा अपन देने वाले हैं। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है अपने पास में टाइम मैनेजमेंट की। नो डाउट कि 1 घंटा मैथ्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए एवरेज से ऊपर बच्चे, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? टाइम को चुराते हैं। टाइम कैसे चुराते हैं? वो केमिस्ट्री का पेपर वो कम टाइम में करते हैं, फिजिक्स का पेपर वो भी कम टाइम में करते हैं, और मैथ्स को 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हैं। मैं बोलूंगा कि अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो भी आप कम से कम 10 मिनट चुरा लो। दोनों से, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से 5-5 मिनट, 10 मिनट चुरा लो। ज्यादा चुराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नो डाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर द स्कोरिंग चैप्टर्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। उनसे ज्यादा टाइम चुराने की जरूरत नहीं है, उनको भी सफिशिएंट टाइम चाहिए, लेकिन 5 मिनट आप आराम से चुरा सकते हैं। 5 मिनट और लास्ट में 10 आपके पास मिनट एक्स्ट्रा होंगी। वो 10 मिनट अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो मैथ्स को मत देना, लेकिन अगर आपका एवरेज है मैथ्स तो वो 10 मिनट मैथ्स को दे देना। इस टाइप से टाइम मैनेजमेंट आपको उस चीज में हेल्प करने वाला है, बिकॉज पेपर मैथ्स का लेंदी आता है। उस टाइम पे अपने को जो क्वेश्चन आ रहा है वो ना छूट जाए, इसके लिए अपने को थोड़ा सा टाइम चुराना पड़ेगा। दूसरा,
पॉइंट इज कि ठीक है, अपने को 50-60 मार्क्स चाहिए मैथ्स के अंदर। ये मार्क्स लाने के लिए आपने बोल दिए कि 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं हमेशा। एक वो क्वेश्चंस जो मेरे को आते हैं, एक वो क्वेश्चंस जो मेरे को आ नहीं रहे बट मैं कर सकता हूं, और तीसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जो मेरे को नहीं आ रहे। द मोमेंट आप टेस्ट पेपर में बैठे हैं, क्या आप वहां पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कर दें? बिल्कुल नहीं कर सकते। उस टाइम पे क्या आप कोई नई चीज इन्वेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे मेरे को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहले जब मेरा मैथ का टाइम आया, चाहे वो फर्स्ट पे रखा आपने, चाहे सेकंड पे रखा, या मैथ्स को आपने थर्ड पे रखा, 1 घंटा अपने को मिला मैथ्स के लिए। सबसे पहले 30 क्वेश्चंस में से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट टाइप के मतलब जो मेरे से हो जाएंगे, जो मेरे को आते हैं, ये क्वेश्चंस पूरे 30 में से सेलेक्ट करने हैं और वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके मेरे को सॉल्व कर देने हैं। दूसरे टाइप के वो क्वेश्चंस जो मैं कर सकता हूं, मतलब मेरे को आ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन पे 30 मिनट 30 सेकंड अगर ज्यादा दे रहा हूं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले रहा हूं, थोड़ा समझ ले रहा हूं कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन मैं कर सकता हूं, उस टाइप के क्वेश्चंस पे अपने को टाइम देना है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस में से तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इन 2 टाइप के क्वेश्चंस पे टाइम इन्वेस्ट करना है, और यहां से अपने को क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 17 से 18 क्वेश्चन। अब बात आती है कि ये 17 से 18 क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन 11th और 12th क्लास की मैथ्स को अगर ऊपर से देखें तो उसमें मैंने 4 पार्ट में इनको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आपके सामने 4 चैप्टर दिख रहे हैं। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आसान हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे सिर्फ। मतलब एक दिन इसके नोट्स पढ़ लो, और इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं 2-3 साल के लास्ट के, अगर वो भी आपने लगा लिए सेट्स एंड रिलेशन के, एक क्वेश्चन आपका पक्का समझो। दूसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन आना ही आना है, प्लस थ्योरी के नाम पे सिर्फ 2-4 फॉर्मूलेज हैं, 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ पीवाईक्यू भी अगर आपने इसके लगा लिए हैं पिछले 2-3 साल के, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो सही होने वाला है स्टैटिस्टिक्स से। तीसरा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब अगर आपने सेट्स कर लिया ना, तो मैथमेटिकल रीजनिंग तो बहुत सिंपल है। ये भी आपको एक क्वेश्चन देके जाएगा, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स देके जाएगा, जो बहुत आसान है, एक दिन में निपटा सकते हैं आप इस चैप्टर को। उसके बाद में हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस जो 10th क्लास वाला होता है ना, उससे ज्यादा कोई भी पार्ट नहीं पूछने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अपन इन 4 चैप्टर्स को सिर्फ 4 दिन देते हैं तो ये अपने को 16 मार्क्स डेफिनेटली देके जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपन आते हैं 11th और 12th की मैथ्स को फिर से देखते हैं। अलजेब्रा है अपने पास, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, लेकिन पार्ट 2 में मैंने प्रायोरिटी पे जिसको रखा है वो मैंने रखा है ज्योमेट्री को। ऐसा इसलिए बिकॉज रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस ज्योमेट्री से बनते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एकदम फिक्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो इस टाइप का बनेगा, नहीं तो इस टाइप का बनेगा। ज्यादा जो है डाइवर्स क्वेश्चंस नहीं है इसमें। हाँ, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। मैथ्स में याद करने की ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज होते हैं, नो डाउट वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए भी सिंपल सा स्ट्रेटेजी, स्ट्रेट लाइन का एक पेज पे फॉर्मूला बना लो, सर्कल का, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके एक पेज पे, 5 पेज पे सारे फॉर्मूले लिख डालो और उसको रिवाइज कर लो। सिंपल स्ट्रेट लाइन, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सर्कल, हर बार सर्कल और सर्कल दे देगा, दोनों की कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा, उन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पोजीशनड है, या फिर टेंजेंट और कोड को मिला करके, इसके अलावा कॉमन कोड को मिला करके क्वेश्चंस फिक्स्ड क्वेश्चन है, इनके अलावा कुछ नहीं पूछता है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मोस्टली तो कॉमन टेंजेंट, कभी इन दोनों की कॉमन टेंजेंट, कभी इन दोनों की कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा, कभी इन दोनों की कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा। कॉमन टेंजेंट पे बहुत बार क्वेश्चन, और
मतलब हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार क्वेश्चन पूछ ही रहा है, करेक्ट। तो कितने सिंपल चैप्टर हैं, कितने स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, एकदम फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं, राइट। अलजेब्रा के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कैलकुलस थोड़ा सा रिलेटिवली बच्चों को टफ जाता है, बट ये तो फिक्स है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछ सकता एक्स्ट्रा, अगर आपने फॉर्मूलाज और पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं तो। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है अलजेब्रा को, और अलजेब्रा में से भी मैंने 2 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जो रिलेटिवली इजी जाते हैं। 11th क्लास का बच्चा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ता है, 10th क्लास में भी पढ़ के आया होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ता है, 10th क्लास में भी उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होती है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये तो मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, और इस जोश जोश में वो इन दोनों चैप्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ता भी है, और नो डाउट इनके जो क्वेश्चंस है ना उनको रिलेट कर पाता है बहुत आसानी से। चाहे आप कोई भी कोचिंग में हो, वहां पे हर एक क्वेश्चन जो है इसका आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे को नहीं आता है। इसका मतलब इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिने चुने कॉन्सेप्ट है। कॉमन रूट पे क्वेश्चन पूछ लिया, इसके अलावा अगर अपन देखें तो लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्यादातर एएमजीएम पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर स्पेशल सीरीज पे पूछ लेगा, nth टर्म पे पूछ लेगा, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन पीवाईक्यू लगाओ, दोनों को ऊपर ऊपर से रिवाइज करो, क्वेश्चन डेफिनेटली सही करने वाले हैं आप इन दोनों चैप्टर से। जो पार्ट 4 है उसके अंदर मैंने, ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 के अंदर मैंने कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स उठाए और लास्ट में वेक्टर 3D से कुछ चैप्टर्स उठाए। इसमें देखो सबसे पहले अपने पास में है लिमिट्स। लिमिट का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आसान आता है, एकदम फिक्स्ड। जो अपने पास में अनडिटरमाइंड फॉर्म्स होती है ना, डायरेक्टली उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है लिमिट के अंदर, जेईई मेंस के अंदर। क्वेश्चन इतना आसान होता है, आप कर देंगे। उसके बाद में आता है एरियाज। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन करके एरिया का। कई बार तो जो ये एरिया का प्रॉब्लम है ना, वो बहुत स्टैंडर्ड बना देता है, आपको सिर्फ वही कर्व देता है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, ये वाले कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन्हीं सबको मिलाकर के आपको एक बाउंडेड एरिया दे देगा और उसका एरिया पूछ लेगा। सो एरिया के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इजी से इजी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। फिर वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है 3D के अंदर, सिंपल जो स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे वो यूज होते हैं। वेक्टर, सिंपल वेक्टर जो होते हैं, आपने फिजिक्स में भी रिलेट करते हैं आप इस चीज को, और वेक्टर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप। इन दोनों चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं, एकदम आसान। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो रिलेटिवली इन सारे चैप्टर्स से टफ होते हैं। कितने चैप्टर्स काउंट किए अपन ने, देखो इसके अंदर 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होने ही होने चाहिए, 16 मार्क्स, डायरेक्ट 16 मार्क्स आ गए। उसके बाद में ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इनसे मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। इसमें से पांचों चैप्टर मिला करके मिनिमम 4 क्वेश्चन मान लो, इतने पूछे जाते हैं। इन दोनों से 2 क्वेश्चंस, इनसे 4-5 क्वेश्चंस, वेक्टर से कई बार 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो 4-5 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर के 30 में से 15 से 16 क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत आसान है, और इन क्वेश्चंस को करके हम लोग आसानी से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और 60 मार्क्स स्कोर करने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप 99 परसेंटाइल के लिए जो रिक्वायर्ड स्कोर है, जो आप अपने अंदर लेके चल रहे हैं कि मेरे को 170 लाना है, 180 लाना है, तो 180 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? 180 मार्क्स का मतलब हो गया आप 99 परसेंटाइल से भी ऊपर आपका परसेंटाइल आने वाला है। और 180 भी अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में कितना चाहिए आपको? सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए। और नो डाउट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 मैंने काउंट किया है, बट वो दोनों स्कोरिंग है, वहां पे आप और ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ मैथ्स के अंदर 60 मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी अपन ने देखी, जो कि बहुत आसान है। सो बचे हुए टाइम में क्या करना है अपने को? टेस्ट पेपर्स देने हैं। टेस्ट पेपर इस टाइप से देना है, ये अज्यूम करके कि मेरा लास्ट पेपर है, यही मेरा जेईई मेंस का पेपर है, इसमें मैं जो सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूं वही सीक्वेंस मैं लास्ट दिन भी फॉलो करूंगा। टेस्ट पेपर देने के बाद में
टेस्ट का एनालिसिस करो, कितना टाइम मैंने किस सब्जेक्ट को दिया है, क्या मेरा जो वीक सब्जेक्ट था वहां पे मैंने टाइम चुरा के थोड़ा टाइम डाला है कि नहीं, सब कुछ प्लान करो अभी से। जो टेस्ट पेपर आप देने वाले हो एग्जाम से पहले, उसके अंदर लास्ट चीज, और लास्ट वाली चीज ये है कि एकदम दिमाग को शांत रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, एकदम अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो और एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ। पॉजिटिविटी कैसे? आंख बंद करो और बोलो मैं ये पेपर फोड़ दूंगा। एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब फाइनल एग्जाम जिस दिन आप दे रहे होते हैं ना, उस दिन आपके पास में बहुत सारा प्रेशर जो है ना वो रिलीज करने का काम करता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि यस मैं पेपर फोड़ने वाला हूं। आंख बंद करके जहां भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, आपको क्या करना है, आंख बंद करके बोलना है मैं पेपर फोड़ने वाला हूं। सिंपल पॉजिटिव कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, आप पेपर फोड़ने वाले हो। ओके, चलिए देन, बेस्ट ऑफ लक।